बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया अपने वीलॉग के लिए वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए है। अब पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो टॉपिक है उसमें ये है कि फ्रैक्चर के बाद जो हड्डियां नहीं जुड़ती उसकी क्या वजूहत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पेशेंट्स काफ़ी आके क्वेश्चंस करते हैं। और बाय द वे ये सारी वीडियोस मेरा बनाने का मकसद ये होता है कि जो क्वेश्चंस आके पेशेंट मेरे से करते हैं तो वो मेरे से क्वेश्चन करने की बजाय, कई दफ़ा मैं बिज़ी होता हूँ, प्री ऑक्यूपाइड होता है इंसान, या पेशेंट्स बाहर ज़्यादा होते हैं तो आप एक्सप्लेन उतना नहीं कर पाते। तो इसमें डिटेल हम वीडियोस में बता देते हैं कि पेशेंट जाके वहाँ से अपनी गाइडेंस ले सके, उसकी एजुकेशन हो जाए और उनको पता हो कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ठीक है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रैक्चर के बाद, जो पहली सोच आती है ना, वो ये आती है कि जी अब ये हड्डी टूट तो गई है, ये पता चल गया, अब इसका आगे होना क्या है और फिर मैं कब ठीक होऊंगा। पहला क्वेश्चन पेशेंट का यही होता है। अब वो जो ठीक होने वाला वो है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हड्डी का जुड़ना। हड्डी के जुड़ने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फ्रैक्चर के वक्त अगर तो वो ओपन फ्रैक्चर है, यानी समझ लें कि हड्डी के ऊपर ज़ख़म भी आ गया है, जिल्द भी फट गई है, वहाँ पे ज़ख़म भी बन गया है और हड्डी सामने नज़र आ रही है। फिर उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के होते हुए उन्होंने, डॉक्टर्स ने ये डिसाइड करना होता है कि ये कौन सी टाइप में है और फिर उसके मुताबिक ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर तो ये ओपन फ्रैक्चर है तो फिर हड्डी के जुड़ने के इम्कानात कम हो जाते हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई जो बोन की होती है, और कई दफ़ा होता है कि भाई वहाँ पे जो ब्लड ठीक तरीके से नहीं पहुँच पाता और उसकी वजह से ये सारा इशू शुरू हो जाता है और पूरी एक कैस्केड ऑफ चेन जो है वो चल पड़ती है कि जिसने ठीक होना होता है तो उसके लिए एक जो सबसे बेस्ट मीडिया होता है ठीक होने के लिए, हड्डी की फ्रैक्चर की हीलिंग के लिए, वो होता है फ्रैक्चर हीमोटोमा। यानी जो उसके अराउंड जो ब्लीडिंग होती है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं और इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि हड्डी के जुड़ने के अमल को बेहतर करते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया कि जी लोगों ने इंटरनेशनली ये स्टडी किया कि जी हर फ्रैक्चर को जो हम ओपन करके करते हैं तो अगर क्लोज करके किया जाए, क्लोज से मुराद ये है कि मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से, मशीन के ज़रिए, कई दफ़ा राड ऊपर से डाल दिया जाता है। फ्रैक्चर तो घुटने के, इसके टांग के दरमियान में होता है, लेकिन ज़ख़म ऊपर की तरफ लग जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हम फ्रैक्चर साइट को खोलना नहीं चाह रहे होते। तो पहली सबसे बड़ी वजह जो है वो इनिशियल स्टेज पे देखने वाली होती है, वो ये है कि ये फ्रैक्चर ओपन था कि क्लोज था। अगर तो ये क्लोज फ्रैक्चर था तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट जो हुई वो ऑर्थोपेडिक सर्जन ने जो भी थे उन्होंने डिसाइड किया कि जी इसको प्लस्तर लगेगा, इसको प्लेट लगेगी, इसको नेल डलेगा, जो भी कॉन्सेप्ट था। लेकिन एक चीज़ मरीज़ों के हवाले से बड़ी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जी ऑपरेशन का मकसद हड्डी का जुड़ना नहीं है। ऑपरेशन का मकसद हड्डी को आमने सामने एक्सेप्टेबल पोजीशन में रखना है कि क्योंकि जुड़ना जो 50% काम है, समझ लें कि वो तो करना है सर्जन ने, बाकी का जो 50% है वो आपकी बॉडी ने खुद रिस्पॉन्ड करना है। अब जो हड्डी के यानी ऑपरेशन हो गया, प्लेट डल गई, ऑपरेशन हो गया, रॉड डल गया, ये दोनों चीज़ें, या सिर्फ प्लस्तर लगा दिया, तीनों चीज़ें जब ट्रीटमेंट की दी गई, अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी हड्डी बड़ी जल्दी जुड़ जाती है। हमारे पास आते हैं कि 6 हफ्ते के उसमें हड्डी बिल्कुल ठीक जुड़ जाती है, उसके बाद वो एम्बुलेट भी हो जाते हैं, वेट बेयरिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, कंसोलिडेशन हो जाती है और 3 मंथ्स में वो अपना रूटीन का जो भी रूटीन की एक्टिविटी है वो कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर के पेशेंट्स आते हैं जिनकी हड्डी बहुत स्लो जुड़ रही होती है। रिपीटेडली वो हमारे पास आते हैं कि जनाब हड्डी नहीं जुड़ रही, हड्डी नहीं जुड़ रही, एक्सरे करवाया, हड्डी नहीं जुड़ रही। एक तो बार बार एक्सरे नहीं करवाना, एक्सरे की जो शुआएँ हैं वो भी हड्डी के जुड़ने के अमल को स्लो डाउन करती हैं। दर्द की दवाइयाँ ज़्यादा लेना, ये भी हड्डी के जुड़ने के अमल को स्लो करती हैं। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो हड्डियों में ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जिसे हम कहते हैं कि द किलर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी,
वो है इन्फेक्शन। अब जो एक इन्फेक्शन किसी पेशेंट में होता है और उसको जो देखने के लिए आते हैं, वो 100 हों, वो 1000 हों, वो जितने लोग भी हों, उनके जहन में एक ये खौफ बैठ जाता है कि हड्डी का ऑपरेशन जब भी करवाएंगे उसमें इन्फेक्शन हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया में बेसिकली जो इन्फेक्शन है वो है 3%, ठीक है, 3 से 4% इन्फेक्शन होता है। लेकिन कहने की बात वही है कि जिस पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाती है उसके लिए वो 100% हो जाता है। उसका ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी मेरे ज़ख़म में इन्फेक्शन हो गई है या मेरे ऑपरेशन में ये इन्फेक्शन हो गई है तो ये 100% हो सकती है। लेकिन जो एविडेंस बेस्ड चीज़ें हैं उसकी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इन्फेक्शन रेट है वर्ल्ड वाइड इन ऑर्थोपेडिक इज़ 3 to 4%। उसमें जॉइंट्स की भी सर्जरी है, उसमें ओपन सर्जरीज भी हैं, सारा कुछ है। अब जो इन्फेक्शन है वो बड़ा क्लियरली वाकई पेशेंट्स के हिसाब से भी ठीक है और हमारे हिसाब से भी जो एक्सपीरियंस में चीज़ें आती हैं, इन्फेक्शन इज़ द किलर फॉर ऑर्थोपेडिक्स। सो टू बिगिन विद मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ कि आपने ऑपरेशन करवाने से पहले ये ज़रूर सोचना है कि जिस जगह पे, जिस हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम कंसीडर करते हैं क्वांटिटी, हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। हर हॉस्पिटल चाहता है, प्राइवेट हॉस्पिटल ख़ास तौर पे या इवन गवर्नमेंट सेक्टर के भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरियाँ हो, हमारा रजिस्टर भरा हुआ हो, हमारे थोड़े पैसों में हम कर रहे हैं लेकिन भरा हुआ। भाई वो कंप्रोमाइज़ कर रही हैं, वो आपके इन्फेक्शन कंट्रोल पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो थिएटर की स्टरलाइजेशन पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो आपकी वूंड की केयर पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। उसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो इस वक्त दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि नॉन यूनियन की काज बनता है, जिसमें यूनियन नहीं होती, हड्डी नहीं जुड़ती। अब वो इन्फेक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है कि जिसमें बाहर रेशा आ जाता है, आपने ऑपरेशन करवाया, ज़ख़म ठीक हुआ, स्टिचेस निकले या स्टिचेस निकलने से पहले रेशा आना शुरू हो गया, डॉक्टर ने आपको तसल्ली दी कि जनाब टाँके खोल देंगे ठीक हो जाएगा। ऑर्थोपेडिक का इन्फेक्शन टाँके खोलने से ठीक नहीं होता। उसके बाद आ जाता है कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, बाहर कुछ नहीं है लेकिन अंदर जिस जगह पे ऑपरेट हुआ था वहाँ पे ऐसे जरासीम हैं जो कि स्लोली ग्रो कर रहे हैं, उसकी वजह से वो हड्डी को जुड़ने नहीं देंगे। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें टेक होम मैसेज है, जो मेरा बताने का मकसद है एज ऑर्थोपेडिक सर्जन और आपका पेशेंट्स, या क्योंकि हर किसी के घर में या किसी भी रिलेटिव में ये बोन इन्फेक्शन, बोन की सर्जरी, फ्रैक्चर्स, इनकी ट्रीटमेंट्स चल रही होती हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जी इन्फेक्शन ना होने दें, पेशेंट की कंडीशन बेहतर हो, स्मोकर ना हो। स्मोकिंग इज़ आल्सो द किलर फॉर नॉन यूनियन। उसकी वजह अब मैं आपको बताऊं कि जो छोटी छोटी वेसल्स, जिन्होंने नई वेसल्स ने बनना है, निकोटीन की वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, सुकड़ जाती हैं, ब्लड सप्लाई उस जगह पे कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम होती है तो उसके साथ जो हीलिंग मटेरियल जाना था वहाँ पे वो पहुँच नहीं पाता। सेल्स ने पहुँचना है ना, कोई जंप करके तो उन्होंने जाना कोई नहीं है, तो वो वहाँ पे नहीं पहुँच सकेगा। इसी तरह कैफीन है, इसी तरह कॉफ़ी का यूज़ ज़्यादा है, वेप्स हैं, दे ऑल आर वेजोकंस्ट्रिक्टर्स। सो इनको जितना अवॉइड आप कर सकते हैं वो करें। तीसरी चीज़ आ जाती है कि जो हम बहुत डाइट पे वो हो जाते हैं कि जनाब बहुत कीमा खाना है, पावे खाने हैं, वो तो इससे हड्डी जल्दी जुड़ेगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वज़न बढ़ाने के अलावा इनका कोई रोल नहीं है। कैल्शियम विटामिन डी एक मिथ है कि जी कैल्शियम ज़्यादा लेंगे विटामिन, और हमारे डॉक्टर्स में भी यानी सॉरी टू से कि हमारे 90% डॉक्टर्स हम कम्युनिटी में जो है फ्रैक्चर का पेशेंट होता है उसको कैल्शियम विटामिन डी दिए जा रहे होते हैं विदाउट द जुडिशियस यूज़। उसका कोई हीलिंग में रोल एज सच नहीं है कि आप कैल्शियम विटामिन डी ज़्यादा लेंगे तो आपकी हीलिंग जल्दी हो जाएगी, कैल्शियम विटामिन डी नहीं लेंगे तो हीलिंग स्लो हो जाएगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉर्मल डाइट के साथ, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना के साथ भी आप कॉन्टिन्यूसली अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को, रूटीन डाइट को लेने के साथ भी हीलिंग हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बोन की हीलिंग में। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पेशेंट्स को हमें समझनी चाहिए, वो है शुगर के मरीज़।
शुगर के मरीज़ में भी हीलिंग पोटेंशियल कम हो जाता है क्योंकि सेल्स की सप्लाई कम हो जाती है, वेसल्स सिकुड़ चुकी होती हैं, कीमोटैक्टिक इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, उसकी वजह से हीलिंग स्लो हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मैंने कहा कि ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए, हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि जी हमारे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वूंड हीलिंग जो है वो स्लो हो जाती है। इसमें मैं आपके साथ एक पेशेंट भी शेयर करूँगा। हमारे वार्ड की सिस्टर थी जिनके बायलैटरल फीमर फ्रैक्चर हुई, एक साइड जुड़ गई है, एक साइड नहीं जुड़ी, उसमें मैकेनिकल काज है। अब वो मैकेनिकल काज ये है कि दैट इज़ सर्जन डिपेंडेंट, कि जिसकी वजह से वहाँ पे अगर मूवमेंट रहेगी फ्रैक्चर साइड के ऊपर तब भी हीलिंग नहीं होगी। ये जो पहलवानों का कॉन्सेप्ट होता है ना कि डेली या दूसरे दिन आके पट्टी करा जाया करो, वो अगर डेली उसको हिलाते रहेंगे तो वो हीलिंग जो हो रही थी वो भी स्लो डाउन हो जाती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स रखते हुए पेशेंट्स को ये चीज़ें देखनी चाहिए या उनके अटेंडेंट्स को। तो ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सूदमंद चीज़ होगी, तो आप इसको ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब so that you can get informative videos in time.